वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत हो। चाहे वो न्यूयॉर्क का मेयर हो ज़ोहरान ममदानी, चाहे उमर खालिद हो, चाहे शर्जील इमाम हो, चाहे भारत में बैठा हुआ कोई तथाकथित सेक्युलर पत्रकार या उस इकोसिस्टम का हिस्सा, इनके आइडियाज़ और इनकी बातें बहुत स्पष्ट हैं कि ये अपनी बात करेंगे और अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे। उसमें इथिक्स को, लॉ को ये अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर बताने की कोशिश करेंगे और उसके लिए समर्थन का एक बड़ा मकड़ जाल फैला रखा है। उस सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ? ऐसी बात इसलिए कह रहा हूँ कि पहले दिन न्यूयॉर्क के मेयर पहले दिन कुरान पर शपथ लेते हैं मेयर पद का, और वो एक चिट्ठी लिखते हैं। भारत में यूएपीए के कानूनों के तहत जेल में बंद 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को एक चिट्ठी लिखते हैं, जो उनकी जो गर्लफ्रेंड कहिए या पार्टनर कहिए, बनो ज्योत्सना लहरी ट्विटर पर शेयर करती हैं। अब वो लिखते क्या हैं ममदानी साहब लिखते हैं, व्हेन प्रिजन्स ट्राई टू आइसोलेट वर्ड ट्रेवल्स। ज़ोहरान ममदानी ने ये लिखा। उसके बाद, डियर उमर, आई थिंक ऑफ योर वर्ड्स ऑन बिटरनेस ऑफन and the importance of not letting it consume oneself. It was a pleasure to meet your parents. We will all thinking of you. एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि उमर खालिद के साथ गलत हो रहा है। मैं उमर खालिद पर भी आऊँगा, ज़ोहरान ममदानी पर भी आऊँगा, और इस पूरे वाक़ये को चर्चा करना ज़रूरी है। पहले बात कर लेते हैं ज़ोहरान ममदानी की। ममदानी साहब मेयर हैं और वो अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को छिपाते नहीं हैं। कहने के लिए वो लेफ़्ट लिबरल का सपोर्ट लेकर के उन्होंने बहुत तरीके से न्यूयॉर्क का चुनाव जीता। अब वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उमर खालिद का? क्या कारण है कि किसी न्यूयॉर्क के मेयर को एक ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करने की ज़रूरत है जो 53 लोगों की हत्या के मामले में आरोपी है? दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे गए थे। ज़ोहरान ममदानी उमर खालिद का सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उमर खालिद भी मुस्लिम है और ज़ोहरान ममदानी भी मुस्लिम है। ये अलग बात है कि ज़ोहरान ममदानी की माँ जो है वो हिंदू है और उमर खालिद की गर्लफ्रेंड जो है या पार्टनर है वो भी एक हिंदू है। अब ये जो बात ममदानी साहब कह रहे हैं, क्या ये उचित है? उचित अनुचित की बात तो ममदानी से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या ये भारत के जुडिशियल सिस्टम को प्रभावित करने की कोशिश नहीं है? लॉ को प्रभावित करने की कोशिश नहीं है? अभी पब्लिक आउटरीच के कारण 2-3 परिवर्तन हुए हैं, जिसमें एक को तो जुडिशरी ने खुद एक्सेप्ट किया है। वो है जो इन्वायरमेंट वाला मामला था, वो दूसरा मामला था कुलदीप सेंगर वाला। तो ये दोनों मामलों पर कोर्ट ने अपना रुख बदला है। उमर खालिद को लेकर के लंबे समय से भारत में जो तथाकथित पत्रकार हैं वो लगे हुए हैं, चाहे वो आरफा खानम हो, चाहे वो और कोई पत्रकार हो। लंबी फेहरिस्त है किसका किसका नाम लिया जाए। आरफा खानम तो पत्रकार नहीं हो, सीधे सीधे वो इस्लामिक उनका अपना एजेंडा है, वो रेडिकल इस्लामिक उनका एजेंडा है।
तो वो लगातार इसको लेकर के कैंपेन कर रही है। यहाँ तक कि एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ पर उमर खालिद का पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर था और उसमें बहुत सारे जज डिस्कस कर रहे थे। ये इस तरह के प्रोपेगेंडा भी चलाए जा रहे हैं। तो ये न केवल जुडिशरी को इंटिमिडेट करने की कोशिश है, भारत के जुडिशरी को इंटिमिडेट करने की कोशिश है, बल्कि भारत की सॉवरेनिटी पर अटैक है। कोई भी आदमी न्यूयॉर्क में बैठा हुआ भारत की जुडिशरी को इस तरह का वो कैसे इस तरह की बात कर सकता है कि इस मामले में जुडिशरी को संज्ञान लेना चाहिए। अब दूसरे मसले पर आते हैं। ये जो ममदानी साहब हैं, ममदानी साहब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेंजामिन नेतन्याहू के साथ समकक्ष रखते हुए उन्हें वार क्रिमिनल बताते हैं। अब इसमें मैं ज़ोहरान ममदानी को मूर्ख कहूँ या ज़्यादा चालाक कहूँ। ज़ोहरान ममदानी को ये मालूम नहीं है कि 2002 का जो गुजरात दंगा हुआ था वो 56 कार सेवकों को जिंदा ट्रेन में जला देने जैसे इनह्यूमन कृत्य के बाद रिएक्शन में हुआ था। और वो उन दंगों में लगभग, अगर ऑफिशियल फिगर की बात करें तो 790 मुस्लिम मारे गए थे और लगभग 254 हिंदू मारे गए थे। 254 हिंदू मारे गए थे, जिसको जेनोसाइड कहा जाता है। जेनोसाइड में एक तरफा बात होती है, लेकिन ये चीज़ छिपाया जाता है, इसको बहुत तरीके से कहा जाता है। अब ये जो बात हो गई उमर खालिद ममदानी की, ममदानी जैसे लोग, चाहे ममदानी का गुजरात के बारे में ओपिनियन हो या इल्हान उमर का पाकिस्तान के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ओपिनियन हो, ये सारा का सारा मामला जो है वो एक तरह से चलता है और ये एक तरह से सोचते हैं। चाहे ज़ोहरान ममदानी हो, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे शर्जील इमाम हो, चाहे इल्हान उमर हो, चाहे आरफा खानम शेरवानी हो, इस तरह के और भी बहुत सारे नाम हैं। अब उमर खालिद की बात करते हैं। उमर खालिद जेएनयू में पढ़ते थे, जेएनयू में पीएचडी के छात्र थे। अब उमर खालिद को 2002 के दंगों के आरोप में यूएपीए के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया हुआ है। 2002 के दंगों में लगभग 53 लोग मारे गए थे और इन दंगों को भड़काने का उन पर आरोप है। लंबी उसकी भी लिस्ट है, जिसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, सफूरा जरगर और भी बहुत सारे लोग हैं। इस जरगर को तो जमानत मिल गई और बहुत सारे और लोगों को, अभी कुछ लोगों को जमानत नहीं मिली है, काफ़ी कुछ लोगों को जमानत मिल गई है। अब इसमें लगभग 700 लोग इंजर्ड हुए थे और ये सारा का सारा विरोध जो है सीएए के लिए हुआ था। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे, उसके बाद दंगा हुआ और सीएए जो है वो भारत में जो हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैन को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिन पर अत्याचार हो रहा है उनको भारत में लाने के लिए कानून बनाया गया था। उस कानून का विरोध ये कर रहे थे। ये किस दृष्टि से विरोध कर रहे थे ये बात समझ में नहीं आती है। अब इनका एक साथी है शर्जील इमाम, जो चिकन नेक को काट देने की बात करता है। यही बात बांग्लादेश के बहुत सारे एक्टिविस्ट करते हैं। यही बात और भी बहुत सारे जो मुस्लिम जो बडिंग मुस्लिम लीडर्स हैं वो करते हैं। अभी एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता थे, उन्होंने बोला कि वो किशनगंज में कोई आर्मी का कैंप नहीं बनने देंगे। आप मानसिकता समझिए। खैर, अब शर्जील इमाम चिकन नेक को काट के अलग कर देना चाहते हैं और ये काम वो मुसलमानों से करवाना चाहते हैं। ये इनका मसला हो गया। उमर खालिद साहब का क्या कहना है? उनको
जेएनयू का स्कॉलर बताया जाता है, और भी बहुत सारे उनके उनके प्रीफिक्स लगा दिए जाते हैं। शरजील इमाम साहब का कहना है कि जम्मू और कश्मीर जो है वो उस पर भारत का इल्लीगल कब्जा है, इल्लीगल ऑक्यूपेशन। इंडिया इज इन इल्लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब कोई व्यक्ति इस तरह की बात करेगा तो उसको राष्ट्रभक्त तो कहा नहीं जाएगा। अब दूसरी और बात कर लेते हैं। जेएनयू में उन्होंने नारा लगाया था, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। अब सिटीजन ऑफ कश्मीर की लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं, और उनको कोई देशद्रोही न बोले। कम से कम जो इकोसिस्टम के लोग हैं वो तो यही चाहते हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको समझ लेना चाहिए कि ये कश्मीरी भी नहीं है। इनके पिताजी मध्य प्रदेश के हैं, माताजी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की है, और इनकी पैदाइश दिल्ली की है। दिल्ली में रहा हुआ व्यक्ति कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? सिंपल सीधा सा कारण है कि उसकी कश्मीर की आज़ादी मिलेगी तो वो एक इस्लामिक नेशन बनेगा, वो एक इस्लामिक कंट्री बनेगा, या वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा। मतलब ये कि ये पूरी की पूरी कवायद कश्मीर को भारत से अलग करने या पाकिस्तान को मदद करने के लिए की जा रही है। अब यूएपीए में जमानत नहीं मिलती है, हालांकि अभी उनको अपनी उनकी बहन की शादी के लिए जमानत मिल गई थी। ये जो मामला है केवल इतना ही नहीं है कि इसको ज़ोहरान ममदानी ने समर्थन मतलब कहा है, एक चिट्ठी लिखी है। इस मामले में बहुत सारे कांग्रेसमैन ने भी, जो भारत के अमेरिकी राजदूत हैं, मतलब यूएस लॉ मेकर्स ने विनय क्वात्रा से मिल करके इनको बेल देने के लिए, मतलब उमर खालिद को बेल देने की बात कही है। क्यों यूएस लॉ मेकर ऐसे व्यक्ति को जमानत दिलाना चाहते हैं जिस पर 53 लोगों की हत्या का आरोप है? मतलब उन्होंने दंगा फैलाया, उस दंगे में 53 लोग मारे गए, तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, बिल्कुल 53 लोगों के मौत की जिम्मेदारी उनकी बनती है। अब इसको इस ढंग से समझिए कि ये वही इकोसिस्टम है जो गुजरात दंगों के मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि यूएस का वीज़ा ना मिले इसके लिए चिट्ठी लिखी थी, और उसमें बहुत सारे भारत के एमपी शामिल थे, 50 के ऊपर एमपी शामिल थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लिए तब तक उनको यूएस का वीज़ा नहीं मिला, नहीं जा पाए वो यूएस। लेकिन अब वो चूंकि हेड ऑफ स्टेट हैं तो ये मजबूरी हो जाती है, उनको वीज़ा दिया गया। ये वही 8 लोग हैं, 8 यूएस लॉ मेकर्स हैं जिन्होंने उनको उसकी जमानत के लिए बात की। ये जो पूरा का पूरा मामला है ये जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने के लिए और कुछ हद तक जुडिशियल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने के लिए और जुडिशरी को इंटिमिडेट करने के लिए पूरी का पूरा कवायद किया जा रहा है। और ये कैंपेन लंबे समय से चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। किसी एक का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो सबसे ज़्यादा वोकल है उसका मैंने नाम ले लिया, और वो एक्सपोज्ड भी है, उसको सब मालूम है। और उसको अमेरिका में इन्हीं सब के कारण बहुत सारे कार्यक्रम मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, शरण मिलता है। तो मतलब वहाँ के बहुत सारे कार्यक्रम, शरण का मतलब है कि वहाँ बहुत सारे कार्यक्रमों में उनको बुलाया जाता है इसी तरह की चीज़ों को बात करने के लिए। एक राना अयूब मैडम भी हैं, वो कहने के लिए पत्रकार हैं, और उन्होंने एक किताब गुजरात रॉयट्स के पर लिखी थी, द गुजरात फाइल्स, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही डंप कर दिया था। ये इसी तरह का एक कैंपेन गैंग है जो चलता है, जो चला इस तरह के कैंपेन चलाता रहता है, जहां पर इस तरह के क्रिमिनल्स को, हत्यारों को कवर फायर दिया जाता है, डिफेंड किया जाता है, उनके गुणगान गाए जाते हैं और बताया जाता है कि किस तरह से इनके साथ अन्याय हो रहा है। बुरहान वानी को मास्टर का लड़का, हेडमास्टर का लड़का बताया जाता है,
और इनको स्कॉलर बताया जाता है। यहाँ तक कि इनकी पीएचडी के टॉपिक, थीसिस और ये सारी चीज़ों को ऐसे बढ़ा के बताया जाता है कि इस तरह का रिसर्च काम अभी कुछ दिन पहले ही छपा था कि जिस जिस विषय पर काम उमर खालिद कर रहा है उस तरह का रिसर्च हुआ ही नहीं है भारत में। इस तरह का इमेज, इस तरह की इमेज क्रिएट की जाती है। तो क्या इस तरह का रिसर्च हुआ नहीं है, वो आदमी दंगे फैलाएगा भारत में और उसको न्यूयॉर्क का मेयर सपोर्ट करेगा और सबकी आइडियोलॉजी जो है वो एक जैसी होगी, एक तरह की होगी, एक मत होंगे सब। ये एक बड़ी साजिश है भारत के खिलाफ और इस योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है और इसको न केवल समझने की जरूरत है, इसको काउंटर करने की भी जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।